दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। संसद के पहले सत्र में सरकार ने आपातकाल का मुद्दा उठाया, जो इंदिरा गांधी ने लागू किया था आपातकाल। तो उसके मुद्दे के पीछे उठाने की वजह क्या थी? गैर जरूरी था वैसे, क्योंकि 50 साल हो गए थे और इंदिरा जी आपातकाल की वजह से सत्ता से हटी थी, लेकिन 2.5 साल बाद ही उनकी वापसी करा दी थी। इस मुद्रा में लोगों ने जनादेश इस मुद्रा में था कि जैसे लोगों को पछतावा हुआ हो कि हमने उनको हटा के गलत किया है, तो और ज्यादा बहुमत देकर उनकी वापसी करा दी थी। उसी के साथ खत्म हो गया था। फिर इस बीच में कितनी और सरकारें आई, कितनी और सरकारें गईं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकारें भी थी, जिनमें जनता दल की सरकार भी थी, जिनमें संयुक्त मोर्चे की भी सरकारें थी, लेकिन किसी में फिर आपातकाल को याद नहीं किया गया। तो और अब की बार तो संसद का परिदृश्य बदला हुआ, तो लोकसभा का परिदृश्य बदला हुआ था। जनता ने किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत का जनादेश नहीं दिया था। तो उसकी भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सरकारें तो बहुमत से बनाई जाती हैं, लेकिन वो जो देश है वो सर्वसम्मति से चलाया जाता। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये आवाज कराया था कि वो इस जनादेश के आगे नतमस्तक होते हुए भी अब आगे एक कोशिश करेंगे कि जो भी फैसले लें वो पहले जब उनको अपनी दम पे बहुमत था उस अंदाज में न लेकर और विपक्ष को भी विश्वास में लेकर फैसले लें, और विपक्ष के साथ में एक रचनात्मक संबंध विकसित करें, विपक्ष के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करें। ये उन्होंने आवाज कराया था। तो एक बहुत ही लोग जो है एक खुशनुमा एक माहौल बन गया था। लोग भी आशान्वित थे कि अब राजनीतिक माहौल में वो कटुता दूर होगी, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही कटुता की और टकराव की शुरुआत कर दी, ये आपातकाल का गैर जरूरी मुद्दा उठा के। तो अब इसके पीछे भावना क्या थी कि असल में सरकार जो पराजित हुई, सरकार को इस बात की खीज है कि उसे इस चुनाव में वो तो 4 से 5 जाने की सोच रही थी मोदी जी, और उनको कहाँ बहुमत के लाले पड़ गए। तो उन्हें उन मुद्दों पर खींच है जिनकी वजह से उनको पराजय झेलनी पड़ी, और उन मुद्दों में एक था संविधान बदलने की उनकी मंशा का प्रचार। तो वो जो उसके पीछे संविधान को न बदलने देने के पीछे जनता का जो सेंस था, वो सेंस को नहीं समझ पाए। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ये साबित कर देंगे कि संविधान बदलने का काम, संविधान तो बाबा साहब के संविधान को बदलने का काम वो तो जो है कांग्रेस ने किया था, विपक्ष ने किया था, तो इसलिए हम तो इससे हमारे ऊपर ये तोहमत नहीं लगाई जानी चाहिए थी। और वो जो जनाक्रोश है, जो संविधान को बचाए रखने की जो जनता की जो बलवती भावना है, उस भावना का जो है उस भावना को विपक्ष की ओर मोड़ दिया जाए। विपक्ष को उस आक्रोश का निशाना, उस आक्रोश के तोप पर, जनाक्रोश के उस तोप के निशाने पर विपक्ष को रख दिया जाए कि उसने संविधान बदला था और वो उसने बाबा साहब को कि संविधान को बदलने की कोशिश की। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ये भूल गई कि जो इमरजेंसी लागू की गई थी वो संविधान में उसके प्रावधान थे, उसके पीछे कोई संविधान बदला नहीं गया था। जो जैसा कि वो अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान बदल गया है। संविधान में इमरजेंसी का विकल्प था, वो इमरजेंसी का विकल्प होना चाहिए। मोदी सरकार के सामने भी खुला होना चाहिए विकल्प, क्योंकि कई बार एक जो नित स्वार्थी तत्व हैं, जिनकी वजह से जनता का शोषण होता है और जो शोषण बढ़ता है, जिनके जो है अनाचार के कारण, अतिक्रमण के कारण जनता के प्रति अन्याय बढ़ता है, और वो निहित स्वार्थी तत्व इतनी ताकतवर हो जाते हैं कि वो सरकार को भी दबाने की कोशिश करते हैं। तो निहित स्वार्थी तत्वों से जब भिड़ने की जरूरत पड़ती है तो वो चूंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो वो कोई ऐसी स्थिति सरकार के लिए कोई संकट की स्थिति न पैदा कर दे,
सरकार के लिए कोई युद्धकालीन जैसी स्थिति निर्मित न कर दें, तो उनको काबू में लाने तक के सीमित समय के लिए इमरजेंसी लागू करने का विकल्प सरकार के पास होना चाहिए, और सरकार को उस विकल्प को खारिज नहीं करना चाहिए। सरकार को उस विकल्प को सुरक्षित रखना चाहिए, भले ही वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, भले ही मोदी की सरकार हो, लेकिन अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इमरजेंसी के लगाने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने केवल अपने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की रक्षा के लिए इमरजेंसी लगाई थी, या उसके पीछे राष्ट्रीय हित जैसे, जनहित जैसे कारण थे, इस पर बहस हो सकती है। हालांकि इंदिरा गांधी ने उस समय पे जो किताबें सामने आई उस समय की, उसमें ये बताया गया कि उन्होंने अपने सूचना सलाहकार को उनको आपत्ति थी, तो उन्होंने बाद में अपने सूचना सलाहकार को जब वो उन्होंने बताया था, जब उसी समय इमरजेंसी के लगाने के तत्काल बाद बांग्लादेश में लोक बंधु मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। तो उन्होंने ये संकेत दिया था कि जो कुछ वहां पर हुआ था वो भारत में भी होने वाला था। CIA वो भारत में भी कराने वाली थी, लेकिन हमने समय रहते रोक लिया। जयप्रकाश नारायण भोले थे, उनकी ईमानदारी में, उनकी सत्यनिष्ठा में, उनकी राष्ट्रभक्ति में संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन भोला आदमी कई बार षड्यंत्रकारी ताकतों का शिकार हो जाता है। तो राखी रिपोर्ट में और उनमें यह भी आया था कि जयप्रकाश नारायण को वो ताकतें उनके भोलेपन का लाभ उठाकर मोहरा बनाने में सफल हो गई, लेकिन बहस इस पर नहीं है। वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके लिए वो दंडित हुई 2.5 साल बाद। लेकिन दूसरा चर ये भी कि उसके बाद में लोगों ने उनको सत्ता से हटाने का प्रायश्चित किया, और ये लोगों ने अनुभव किया कि अगर देश को बेहतर तरीके से इंदिरा गांधी चला सकती हैं, और इसलिए राष्ट्र हित में उन्होंने 2.5 साल बाद ये फैसला लिया कि इंदिरा गांधी को सत्ता में वापस ले जाया जाए। तो वो एक खत्म हो गया। जो इस बार जो संविधान न बदलने देने के पीछे जो जनता का सेंस था, वो सेंस ये था कि जो एक व्यवस्था में भागीदार बनाने का, सरकारी नौकरियों का सवाल नहीं है, जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों का सवाल नहीं, वो व्यवस्था में भागीदार बनाने का सवाल है। जो हमारे तमाम सारे धार्मिक शास्त्रों की कुरीतियां हैं वो इस बात की गवाह हैं। पूरे समग्र धर्म को नहीं कहता कि पूरा समग्र धर्म भटका हुआ है, लेकिन उस धर्म में जहां जहां समाज के निहित स्वार्थी तत्वों ने, एक छोटे से तबके ने अपने वर्चस्व को ध्यान में रखकर जहां जहां व्यवस्था, जहां प्रावधान कर दिए, वहां गड़बड़ियां हुई। और उनमें से एक गड़बड़ी ये भी थी कि जन्म के आधार पर जो व्यवस्थाओं को वो बंधक बना देना कि नहीं, जो लड़ने का काम है, सेना के काम में जो पद मिलेंगे वो सिर्फ इन जातियों को मिलेंगे। जो बौद्धिक काम है, जो ज्ञान का काम है, अनुसंधान, न्याय, इन सारे दिशा निर्देशन, ये सारे जो काम हैं वो जो है वो इन जातियों के बंधक हो जाएंगे, और व्यापार इन जातियों के बंधक हो जाएंगे। और शेष जो बहुतायत समाज है, वो बहुतायत समाज के पास में कोई जो है, उनके पास में कोई उनका कोई क्षेत्र नहीं होगा। सेवा के क्षेत्र के अलावा वो केवल सेवा करेंगी, ना उनका पद पर अधिकार होगा, न शिक्षा पर अधिकार होगा, न संपत्ति पर अधिकार होगा। वो एक तरह से पूरी तरह से शक्ति विहीन और अधिकार विहीन बनाने की जो स्थितियां उसमें तैयार की गई थी, उन सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत, उन धार्मिक व्यवस्थाओं के तहत, और उनका एक बड़ा दुष्परिणाम इस देश ने भुगता। वो ये देश हर तरीके से योग्य, संपन्न, सक्षम होते हुए भी और दुनिया की तमाम देशों के साथ के मुकाबले पिछड़ गया, और ये एक लंबी इसने गुलामी भेजी। मुट्ठी भर आक्रांता आके इस देश को दबाते रहे, वो फिर ना हो, और उनके साथ में न्याय हो सके जिनको वंचित किया गया था। इसलिए उनको व्यवस्था में भागीदारी देने के तहत तमाम सारे उपाय किए गए, जिनमें से एक उपाय ये सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों पर, सिर्फ नौकरियों में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में
राजनीतिक शक्ति के मामले में और प्रशासनिक शक्तियों के मामले में, व्यवस्था में उनको भागीदारी देनी, उनको भागीदारी देने की व्यवस्था है। तो इन जो व्यवस्था में ये जो भागीदारी का जो एक सिलसिला चल रहा था, जो अभी भी ये सिलसिला अपनी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंच पाया, ये एक सच है। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी, उस समय एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में ये पाया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 21% का आरक्षण का जो प्रावधान जो लागू किया गया है संविधान लागू होने के दिन से, ये आरक्षण का कोट, इस आरक्षण इस जो है ये जो 21% है, उसका एक बहुत थोड़ा अंश अभी तक 1989 तक फुलफिल हो पाया था। 1989-90 तक ये सर्वे में एक सच्चाई सामने आई थी। तो वो क्यों कैसे नहीं हो पाया था? क्योंकि हो ये रहा था कि अगर स्वीपर तक की, रेलवे में स्वीपर की नौकरी निकली तो एक रेलवे मंत्री इतने महान थे कि उन्होंने स्वीपर की नौकरियों में भी, क्योंकि रेलवे में तो हर एक वर्कर को एक अच्छा वेतन मिलता है, तो स्वीपर को भी अच्छे वेतन का प्रावधान था। तो वो अच्छा, इसलिए वो ये चाहते थे कि अच्छा वेतन हम उनको दे दें, दलितों को जो परंपरागत रूप से ये काम करते आ रहे। तो उसमें भी उन्होंने उसके आरक्षण में भी ये लग दिया कि अनुसूचित जातियों में से कोई भी योग्य अभ्यर्थी इस लायक नहीं मिला स्वीपर का काम करने लायक, और उनमें भी स्वीपर के रूप में भी नाम के लिए वो सामान्य जाति के लोग भर दिए गए, और फिर सामान्य जाति के लोग तो उसकी मोटी तनख्वाह उठाते थे। उसमें से मामूली एक मेहनताना उन लोगों को देते थे जो है सदियों से यही काम कर रहे थे, सफाई का काम, और उन्हें वो एक मामूली मेहनताना दे के काम उनसे कराते थे, और मोटी रकम उसके नाम पे बिना कुछ किए हुए वेतन जो मिलता था वो खुद दिखा जाते थे। जो ये भी हुआ तो सारे पद उस समय तक बाध्यकारी नहीं था कि नहीं आप जो आरक्षित पद हैं उनको आप अनारक्षित नहीं कर सकते, उनको आप ये लिखिए कि इसके लिए अहर उम्मीदवार नहीं मिले, अनारक्षित कर सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ज्यादातर वो उनको दलितों के को जो है जो लिए आरक्षित पद थे वो दलितों और आदिवासियों के आरक्षित पद अनहर करा दिए थे। तो इसलिए उनका एक बहुत कम प्रतिशत भागीदार बन पाया था व्यवस्था में। तो फिर इसको सुधारने के लिए इसमें भी कड़ाई के प्रावधान किए गए, और पिछड़ी जातियों के लिए तो आरक्षण था ही नहीं। वो तो वीपी सिंह की सरकार ने उस आरक्षण को लागू किया, और उसके बहुत अच्छे राजनीतिक परिणाम भी आए, और हमें कई राज्यों में उसकी बदौलत जो लोग जिनके अंदर आत्मबल नहीं था, उनके लोग जब सरकारी नौकरियों में जाने शुरू हुए, जब उनके अंदर वर्चस्व की भावना पैदा हुई, उनके अंदर अधिकार की भावना पैदा हुई, जब उसका चेतना का जो विस्फोट हुआ, मंडल आयोग पे जो द्वंद्वात्मक स्थितियां बनी, उसमें लोगों के अंदर जो जिस चेतना का, इस अधिकार चेतना का विस्फोट हुआ, उसमें वो लोग आबादी के दम पर लोकतंत्र में उन्हीं लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए था। तो तमाम सारे उन वर्गों को जो हाशिए पर पड़े हुए थे उनको नेतृत्व मिला, और उन्होंने बेहतर तरीके से सरकारें चलाई, चाहे प्रदेश की सरकारें हों और चाहे, और अब वो इतिहास जो है वो नरेंद्र मोदी तक जाता है। नरेंद्र मोदी के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी भी एक वर्ण व्यवस्थावादी पार्टी है, लेकिन वो भी ये स्वीकार करती है कि मोदी जी भले ही वो पिछड़े वर्ग से आए हों, लेकिन अभी तक देश में उसके मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं शामिल कर रहा हूँ, उसके मुताबिक उसकी भी स्वीकारोक्ति ये है भारतीय जनता पार्टी के वर्ण व्यवस्थावादियों की कि इतना सक्षम, इतना प्रतिभाशाली नेतृत्व देश में कभी नहीं आया जितना मोदी जी का आया। तो हम उन्हीं अपनी संकीर्णताओं में बंधे रहते। अगर हम उसी दृष्टि दोष में बंधे होते कि नहीं मोदी जी तो जिस बिरादरी के, जिस वर्ग, जिस जाति से आते उस जाति में तो योग्यता और क्षमता होती ही नहीं, तो उन्हें मोदी जैसा गुदड़ी का लाल कहाँ उसे मिलता। ऐसे गुदड़ी के लाल अभी न जाने कितने छुपे हुए हैं जहां, इसलिए वो व्यवस्था में भागीदारी को अभी बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन वो मोदी जी को ये एहसास है कि हमारी पार्टी जिन वर्गों के समर्थन से चलती है, जिन वर्गों की समर्थन और ताकत से, मान्यता से वो हमको जो है हम इस कुर्सी तक पहुंचे, उस वर्ग की आकांक्षा क्या है। तो वो उन्हें विभीषण का और सुग्रीव का रोल, उन्हें पता है कि विभीषण और सुग्रीव का रोल हम अदा करेंगे, तभी हम जो विभीषण और सुग्रीव की तरह काम करेंगे, तभी हम जो है उस
उस वर्ग के वो वर्ग हमें अपना वफादार समझेगा। तो उस वर्ग के प्रति अपनी वफादारी निभाने के लिए उस वर्ग का समर्थन लगातार प्राप्त करते रहने के लिए वो जो है वो अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरह से वो कुलद्रोही जैसी भूमिका आरक्षण के मामले में जो है अदा करने को तत्पर थे। और इसी मुद्दे को विपक्ष ने उठाया कि संविधान बदल रहे मतलब आरक्षण को बदलने की जा रहे। और ऐसा नहीं कि विपक्ष ने एकदम कह दिया हो तो लोगों ने विश्वास कर लिया हो, लोग देख रहे थे कि काम भी उसी ढंग से हो रहे। जब राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया कि 90 भारत सरकार के सचिवों में से पिछड़े वर्ग के केवल तीन सचिव हैं और वो भी महत्वहीन पदों पर भी है, और इसका कोई जवाब नहीं निकला मोदी जी से, इसकी कोई सफाई नहीं दे सके, तो फिर पिछले वर्ग को समझ में आया कि नहीं वो सत्ता के केंद्र में उनको कहाँ रखा जा रहा है। इसी तरह से अनुसूचित जातियों की समझ में आया, और ये भी ऐसे प्रयास भी उजागर हुए राज्यों में भी, केंद्रीय नौकरियों में भी, जैसे लेटरल एंट्री का प्रावधान किया गया। तो लेटरल एंट्री में आपने आईएएस बनाना उनको शुरू कर दिए, सीधे आईएएस इसलिए बनाना शुरू कर दिए ताकि वो आरक्षण को आप चकमा दे सके। और वो चूंकि आईएएस का पद देश में सबसे शक्तिशाली पद होता है, तो आप फिर शक्तिशाली पदों पर से कैसे जो है इनको विस्थापित किया जाए, जो पिछले और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग आ गए। तो उसके लिए ये लेटरल एंट्री को चोर दरवाजे के रूप में दिखाया गया, और उन्होंने महसूस किया कि हाँ वास्तव में फिर आप सरकारी नौकरियां खत्म करने लगे और आपने ठेके पर आधारित नौकरियां और ढंग नौकरियों की शुरुआत की, निजीकरण की शुरुआत की, जहां आरक्षण का कोई प्रावधान है नहीं। मतलब व्यवस्था में जो उनको हिस्सेदारी मिल गई थी वो अपनी तार्किक परिणति पर पहुंचे, इसकी तो बात दूर है, वो व्यवस्था में जो है हिस्सेदारी समाप्त हो जाए, इसका आपने उपक्रम शुरू कर दिया। तो आपको इसके खिलाफ चेतावनी देने के लिए लोगों ने आपको आपकी बार पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, ये आपको एक सजा दी। तो इसका एहसास केंद्रीय स्तर पर मोदी जी को है, तो तात्कालिक रूप से तो उन्होंने अपने विराम लगा दिया। हालांकि ये विपक्ष की भी कमजोरी कि वो भी आपातकाल जैसे एक मुद्दे में उलझ गया, और उसने भी सत्ता में वो चुनाव हो जाने के बाद में भी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। वो अपनी जो पिछली बात थी जातिगत जनगणना की चाहे बात हो, चाहे ये आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, इसी बीच में बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया वहां की हाई कोर्ट ने। वो और न्यायपालिका का भी पाखंड समझ में आ गया कि जब ये आप 50% की सीमा को जब आप 10% सवर्ण गरीबों को आरक्षण देते समय पार किया गया था, तब आपको नहीं सूझा कि आरक्षण की सीमा जो है का अतिलंघन कर दिया गया। उस समय आपको इंदिरा सानी बनाम केस की याद नहीं आई, तो उसको तो आपने जायज करार दे दिया। और बिहार में हाई कोर्ट में पता चला कि 65% आरक्षण हो गया पिछड़ों के आरक्षण का दायरा बढ़ाने से, तो आपने जो है आपने इसको असंवैधानिक करार दे दिया। तो ये जो दुभाती है, ये दुभाती तो स्पष्ट रूप से उजागर है, और उसका न्यायपालिका का भी एक तरह से जातिगत चरित्र से उभरता है। तो अब ये इन स्थितियों के बीच में अब लेकिन फिर भी केंद्र सरकार में अभी सतर्कता के साथ में काम किया जा रहा है। और विपक्ष अगर भूल गया, विपक्ष अगर इस पर दबाव बनाने की कोशिश करे, अगर विपक्ष वास्तव में निष्ठावान है और विपक्ष की प्रतिबद्धता अगर सच्ची है, तो विपक्ष को चुनाव के बाद में भी, चुनाव के पहले जो ये मुद्दे उठाए थे, इसको इस मुद्दे पर डटे रहना चाहिए कि न जातिगत जनगणना कराइए। और अगर ये पाया जाता है कि बहुत कम संख्या अभी भी है वंचित जातियों की, तो उन वंचित जातियों को का प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो है संविधान में संशोधन किया जाए, और साथ ही उसको संविधान की अनुसूची 9 में शामिल किया जाए, ताकि उसे किसी न्यायालय में चैलेंज न कर सके। ये दोनों काम होने चाहिए। लेकिन अभी विपक्ष भी अलसाया हुआ है उस मुद्दे पर, विपक्ष भी अभी उसके लिए अब थोड़ा सुस्त पड़ गया है। और उधर सत्ता पक्ष का यह है कि वो संविधान न बदलने देने की जो कटिबद्धता जनता में है, उसको जो है उसकी दूसरे तरीके की व्याख्या कर रहा है। वो सोच रहा है कि उस इमरजेंसी न लगाने का जो हम बार बार डट के घोषणा करेंगे, बस
वो पर्याप्त है कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते, जनता उससे आश्वस्त हो जाएगी और हम ये उसके लिए और उसको दोषी ठहरा देंगे उल्टे विपक्ष को, तो विपक्ष के ये विपक्ष जो है अपना उसका खामियाजा अपने बूमरैंग कर जाएगा, संविधान का मुद्दा जो है विपक्ष पे ही बूमरैंग कर जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच में पर ये मुद्दा अभी है, कायम है। अभी 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 जो है अभी तो एक तरह से एक क्या कहते हैं टाइम आउट हुआ है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लड़ाई राहुल गांधी की जो अभी तक की हम लोग समझ पाए हैं, तो राहुल गांधी जो बात उठाते हैं वो कोई दिमाग से नहीं करते, वो दिल से करते। उनको उनके वो वैचारिक रूप से ईमानदार नेता है, तो उन्होंने उनके मन में ये आ चुका है कि नहीं ये अन्याय हुआ है, अब किसी समूह का वध नहीं होना चाहिए। किसी समूह को इस आधार पर उसका न तो वध किया जाना चाहिए, न उसे वंचित किया जाना चाहिए कि वो उन शूद्र जाति से है इसलिए उसको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, उसे ज्ञान का अधिकार नहीं होगा, उसे पवित्रता से रहने का अधिकार नहीं होगा, उसे नियम संयम बनाने का अधिकार नहीं होगा, उसे अपनी एक चारित्रिक रूप से एक बहुत उज्जवल छवि बनाने का अधिकार नहीं होगा। ये अब ये संभव नहीं है। तो समूह को भी बराबर का ही अधिकार होगा। तो ये बात, इस बात को तो ये आगे पीछे चलेगी। लेकिन इस बीच में ये मुद्दा जो अभी ठंडा पड़ा रहता और होता, कुछ दिनों बाद ये बातें फिर उठना शुरू होती। तो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी जिस मानसिकता के साथ काम करते हैं, उस मानसिकता के चलते उत्तर प्रदेश में जो है ये उत्तर प्रदेश में ये बोतल में बंद जो फिलहाल कुछ समय के लिए जो ये आरक्षण का जिन्न है जो बोतल में बंद हो चुका था, अचानक उत्तर प्रदेश में वो जिन्न बाहर आ गया और पूरे भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित कर सकता। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, अपना दल है, और उसके कोटे से अनुप्रिया पटेल उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो केंद्रीय मंत्री भी, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी जो चर्चा का विषय बन गई। वो उन्होंने उस चिट्ठी में मोदी जी की तो तारीफ की है, लेकिन योगी जी को ये कहा है कि आपके यहाँ जो ऐसे पदों की भर्तियां जो निकलनी, जहाँ सिर्फ साक्षात्कार होना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होना, वहां पर जो साक्षात्कार करने वाले लोग हैं, वो जो आरक्षित पद हैं, उन आरक्षित पदों में जो अभ्यर्थी आते हैं उनको ये कह के खारिज कर देते कि नॉट फॉर सुटेबल, वो उस पद के उपयुक्त नहीं, और फिर उन पदों को जो है अनारक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। और इसकी वजह से जो है उनके साथ हकमारी हो रही, पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ एक गंभीर मुद्दा है। और साथ साथ में उन्होंने उसको भी जोड़ दिया कि आप जो है इसमें जो आउटसोर्सिंग है, जो ठेका नियुक्तियां हैं, उन ठेकों नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं है। आप सरकारी नौकरियों के विकल्प में वो ठेका नियुक्तियों की इजाद की गई, तो उनमें भी तो ये रहना चाहिए, उनमें भी तो आरक्षण के आधार पर पिछड़े दलितों और को अवसर मिलना चाहिए, तो उसमें एक वो प्रावधान करें। और ये इसको लेके अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के तमाम सारे जो प्रदेश के मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के मंत्री, खबर ये है कि वो जो है उनके अंदर भी इस बात को लेके सुगबुगाहट है, और वो भी अंदर से अनुप्रिया पटेल ने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे से सहमत है, और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में योगी जी को अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि योगी जी भले ही एक प्रगतिशील मठ के हों, लेकिन योगी जी की एक बहुत बड़ी कमी है कि उनके अंदर वर्ण व्यवस्था का बहुत प्रभाव है। वो वर्ण व्यवस्थावादी चश्मे से हर चीजों को देखते। अगर वो देख रहे थे कि असीम वरुण कितने काबिल पुलिस अफसर रहे, वो तो उनके समय भी काम करते रहे, उन्होंने एटीएस की उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके पिता श्रीराम वरुण भी इस प्रदेश के बहुत काबिल पुलिस अफसर थे और डीजीपी के पद तक पहुंचे थे। तो ऐसा जो प्रशासनिक क्षमता का जो धनी है, जैसी अपार प्रशासनिक क्षमता का धनी है, उसे जब वो राजनीति में आया तो उसे मंत्री पद देते समय आप उसकी क्षमताओं के अनुरूप आपको पद देना चाहिए। पहली बात तो आपका इतना आपको असुरक्षा बोध से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि आप गृह विभाग में एक जूनियर मंत्री भी नहीं बनाएंगे। आपका थोड़ा बोझा
हल्का होगा, कानून व्यवस्था और बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। अगर एक आपकी सहायता के लिए आप एक मंत्री नियुक्त कर लें, तो पहले तो आपको ये करना चाहिए था कि असीम अरुण को अपना गृह राज्य मंत्री बना लेना चाहिए था। कोई खतरा भी नहीं था। असीम अरुण भारतीय जनता पार्टी में किसी दलित का मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बन जाना की स्थितियां अभी फिलहाल तो नहीं है, तो इसलिए वो कोई मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो बन जाने वाले नहीं। तो फिर मान लीजिए फिर भी आपने नहीं दिया, तो तमाम सारे और महत्वपूर्ण विभाग थे जहां पर जो है प्रशासनिक कुछ धाकदार प्रशासनिक क्षमता वाले उसकी मंत्री की आवश्यकता होती, उन विभागों में भी नहीं खोज दिया आपने। उनको इतना उनकी सारी काबिलियत को दरकिनार करके उनको केवल ये समझा कि एक अनुसूचित जाति के हैं ये, इसलिए केवल ये भर्ती इनसे केवल जो है भत्ते बंटवाने का काम वो केवल किया जा सकता है। तो आपने उनको समाज कल्याण विभाग में केवल जो है वो समाज कल्याण विभाग का राज्य मंत्री बना दिया। तो जिस तरीके से आपने बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल रही, वो एक तो उनको सक्रिय राजनीति में आने का खुद ही फैसला नहीं करना चाहिए था राज्यपाल बनने के बाद में बेबी रानी मौर्य को, और कम से कम उन्हें विधानसभा का चुनाव तो लड़ना नहीं चाहिए था। चुनाव लड़ना नहीं था तो लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनती, बहरहाल वो आगे भी गई थी। तो योगी जी को तो उनको मंत्री पद देते समय सोचना चाहिए था कि जो इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी से आए हुए नेता को हम क्या दे रहे हैं। हमने उनको केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का समझा दिया। क्या ये न्याय है? क्या ये कहीं ना कहीं आपकी सोच की खोट नहीं दिखाता? आपकी सोच का आपके अंदर की बड़प्पन की कमी को नहीं दिखाता? वो चूंकि अनुसूचित जाति की थी तो इसलिए आपने एक महत्व विभाग देखे, मतलब एक टोटा, ये कहा कि कोटे के लिए हमें तो रखना है क्योंकि उनमें के अंदर क्षमता तो है। अब ये मोदी जी के उदाहरण के बाद, मोदी जी का अनुभव कर लेने के बाद मैं आपको ये अपने उससे मिटा देनी चाहिए दिमाग से, इस इबारत को मिटा देनी चाहिए कि नहीं अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग योग्य और क्षमतावान नहीं होते। उनमें भी योग्य और क्षमतावान होते हैं। अगर आपने सबके लिए दरवाजे खोले रहते, ज्ञान को अगर एक जाति तक बंधक न बना दिया होता, तो हो सकता है कि ज्ञान के क्षेत्र में वंचित जातियां भी अगर आती तो उनमें से ऐसे प्रतिभाशाली लोग ही आगे आते कि आज सारे वैज्ञानिक आविष्कारों पर भारतीयों के नाम खुदे नजर आते। लेकिन यही तो दिया कि आपने सीमित कर दिया उसको तो वहां तक। इसी तरीके से सूरवीरता के मामले में अगर आपने सीमित न कर दिया होता एक जाति तक, सारी जातियों के लिए वो विकल्प खुले रहते, तो हो सकता है कि आज आपके पास में बहुत ही नेपोलियन बोनापार्ट जैसे न जाने कितने विश्व विजेता जो है वो लड़ाके आप इतिहास में दर्ज होते भारतीयों में से। अगर आपने व्यापार में न कर रखा होता तो व्यापार में न जाने कितने ऐसे भारतीयों के नाम दर्ज हुए होते जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का व्यापारिक साम्राज्य स्थापित कर दिया होता। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पैर जमाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि भारत की कोई कंपनी इंग्लैंड में पैर जमाए हुए होती। और आज जब ये नहीं रहा तो फिर मतलब ये हो रहा है कि आप चाहे भले ही अपनी सोशल मीडिया पर अपनी विकृतियों का तो चाहे जितनी ओढ़े लें, अपना जो है अपना चाहे जितना आप उसमें उल्टियां करें इस बात की कि जब से आरक्षण लागू हुआ तब से देश पिछड़ गया। स्थिति तो ये है कि आरक्षण जब नहीं था तब जब जो है देश 1000 साल तक गुलाम रहने को अवसर रहा, और जब से ये आजादी आई और जिसने आरक्षण को अपनाया तब से कोई भी क्षेत्र वहां दुनिया भर में झंडे गाड़ रहे भारतीय, भले ही किसी जाति के हों, और उसको भी आप सीमित करने की कोशिश करते। आपने इसको ये जो दुराव रखा भारतीय समाज के बीच में आपस में, जो आपने खाइयां रखी, इतना दुष्परिणाम भुगतने के बाद जब भी अगर ऋषि सुनक कहीं प्रधानमंत्री बन जाता ब्रिटेन का, तो ये आप भारत माता भारत माता की कोख के गौरव को सराहने की बजाय आप ये कहते कि जो अमुक जाति में पैदा हुआ था इसलिए हो गया। सुंदर पिछाई अगर हो गया तो अब इस धरती माता की इस कोख को सराहने की बजाय आप ये कहते कि नहीं अमुक जाति का आदमी था इसलिए वो दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीईओ बना है, सबसे ज्यादा जिसको पगार मिलती है, सबसे ज्यादा जिसको भत्ता मिलता है, सबसे ऊंची कंपनी का सीईओ बना।
इसी तरीके से दैनंदिन के जीवन में कोई उपलब्धि आती तो आप आपके अंदर ये व्यापकता क्यों नहीं आ पा रही कि आप ये बताएं कि वो हमें उस पर गर्व इसलिए है क्योंकि वो भारत माता से ही ऐसे वीर सपूत पैदा हो सकते, ऐसे प्रतिभाशाली सपूत पैदा हो सकते जो इस ऊंचाई तक पहुंच सके। आप ये क्यों नहीं कहते? आपके ये क्यों कहते कि नहीं केवल अमुक जाति तक है? आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि जो एक जो वर्चस्व रखने वाली जो जातियां जिनका प्रतिशत बहुत थोड़ा है, केवल वो जो है वो इस देश की मालिक है, वो इस देश की सर्विस है। बाकी जो बहुतायत वाला समाज है, वो बहुतायत वाला समाज जो है वो हम इन जातियों की दया दृष्टि पर जीवित है, जो हर तरीके से निकम्मा है, हर तरीके से जो है वो भाग्यहीन है। आप ये कुंठा, ये दिमाग में आपकी ये विकृतियां, ये सड़ांध दिमाग में आपको क्यों भरी हुई है? इस दिमागी सड़ांध से क्यों मुक्त नहीं होना चाहते? तो अनुप्रिया पटेल ने ये जो मुद्दा उठाया है और फिर उनकी कसक को उभार दिया है, पिछड़ी और दलित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के नेताओं की और जनता की फिर कसक को उभार दिया है। फिर जो है वो इस बात को अनुभव करने लगे कि क्यों आकर उत्तर प्रदेश में हमें राजनीतिक पदों पर, हमें प्रशासनिक पदों पर हमें क्यों विश्वास नहीं किया जाता महत्वपूर्ण पदों, महत्वपूर्ण पद सौंपने में। क्यों हमारे लोग डीएम और एसपी, वो आईएएस और आईपीएस बन जाते, फिर भी उन्हें बहुत सीमित संख्या में डीएम एसपी बनाया जाता, फिर भी उन्हें बहुत सीमित संख्या में बीडीओ और एसडीएम और थानेदार की जिम्मेदारी सौंपी जाती। आखिर ऐसा क्यों है? जब ये प्रमाणित हो चुका है कि किसी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता किसी कौम की बपौती नहीं है, किसी जात की बमौती नहीं, तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो इसलिए इन चीजों का परिमार्जन, इन गलतियों का परिमार्जन होना चाहिए। और अब तो सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत सा, जो ब्राह्मण होते हुए बहुत साहसिक बात की, जो बहुत स्वागत योग्य है। जब वो लोकसभा चुनाव के बाद तत्काल बाद जब वो नागपुर में अपने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा, बहुत साहसपूर्वक कहा कि 1000 सालों तक हमने वंचित जातियों के साथ अन्याय किया, ये पाप है, इस पाप का प्रक्षालन किया जाना चाहिए। तो इस पाप के प्रक्षालन का यही तरीका है। अगर पद संपत्ति और पद संपत्ति और शिक्षा का अगर एक न्यायपूर्ण वितरण होगा, अगर आप उनको भी पद की शक्तियों से, संपन्नता में आप भागीदार बनाएंगे, उनको भी अवसर देंगे, वो लोग भी संपन्न होंगे जो आज हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं। तो जो आज जो एक बोझ बन गई है देश की प्रगति की जाति व्यवस्था, ये अप्रासंगिक हो जाए, क्योंकि हमने ये देखा है कि जहां पर एक लेवल पे उठने के बाद फिर क्या है कि फिर जो जाति व्यवस्था को उसके शाश्वत बने रहने की मुख्य वजह क्या है? जाति के आधार पर रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करना। लेकिन आईएएस और आईपीएस जैसी उच्च नौकरी में वहां क्या हो रहा है? वहां नौकरी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। वहां आईएएस एक दूसरे आईएएस के साथ शादी करना चाहता या आईपीएस के साथ शादी करना चाहता, फिर भले ही वो दलित, वो ब्राह्मण वर्ग की आईएएस बेटी हो, तो वो कई बार अपने वर्ग के रूप में, अपने जीवन साथी के रूप में वो पता चला कि दलित वर्ग की आईपीएस को चुन लेती, पिछड़े वर्ग की, शक्तिशाली पिछड़े वर्ग की बेटी आईएएस बनने के बाद में वो जो है वो उसको चुन रही है, दलित आईपीएस को चुन रही है अपने जीवन साथी के रूप में। ये देखा जा रहा है कि वर्गों और सिनेमा के क्षेत्र में जहां जो वर्ग, जहां वर्गीय दृष्टिकोण विकसित हो गया है, जहां इतनी अधिक संपन्नता और इतनी अधिक शक्तियों पर पहुंच गया है, वो फिर वो जातिगत दायरे से मुक्त हो जाता है। तो वह अगर ईमानदारी के साथ में ये जो आरक्षण के जरिए जो व्यवस्था में सभी को भागीदारी देने का जो तकाजा है, जो इसको अपनी तार्किक परिणति पर पहुंचाएंगे, तो वो जो है वो जो रोटी बेटी का संबंध है वो व्यवहारिक आधारों पर विकसित होने लगेगा, वर्ग के आधार पर विकसित होने लगेगा, और उसके बाद में जाति व्यवस्था अपनी आप टूट जाएगी। और जाति व्यवस्था का अपने आप टूट जाने का मतलब है कि फिर आप एक सही दृष्टि अपना सकेंगे कि अगर आपके बीच के किसी लड़के ने अगर कोई उपलब्धि अर्जित की है, तो आप इसलिए आप गर्व जताते हुए कह सकेंगे कि वो हमारे जिले का है, हमारे नगर का है, या हमारे देश का है, वो युवक या वो छात्र
या वो व्यक्ति, और इसलिए इस धरती माता की कोख से पैदा हुआ है। इस धरती माता की कोख से हमेशा गौरवशाली संतानें पैदा होती, इसलिए इसने देश का, नगर का, जिले का गौरव बढ़ाने का काम किया। ये सही दृष्टि तब आपके अंदर विकसित हो सकेगी और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में, राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करने में फिर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा कितना बढ़ चढ़कर योगदान होता है। तो ये जो मुद्दा फिर उठा है, इस मुद्दे को, अपनी आरक्षण का मुद्दा, इसको तार्किक परिणति पर पहुंचना चाहिए और कोई भी आपातकाल के जरिए जो चकमेबाजी की है इस मुद्दे से ध्यान बटाने की, कि नहीं अभी जातिगत जनगणना को अब ठंडे बस्ते में हम डाल दें और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाना है उसको ठंडे बस्ते में डाल दें। इस सरकार की, इस सत्तारूढ़ दल की इस कोशिश को सफल नहीं होना चाहिए और योगी जी को ये एहसास कराया जाना चाहिए कि नहीं, ये मानसिकता ठीक नहीं है। अगर उनकी सरकार में, अगर उनकी गैर जानकारी में हो रहा है तो जो लोग ऐसा कर रहे उनको दंडित करें, क्योंकि अब इतने दिनों बाद उनको भी अनुभव हो गया होगा कि अगर उनकी कभी कमजोर सबसे ज्यादा नस है तो वो कमजोर नस ये है कि इस बार भी ये अनुभव किया गया कि जो उत्तर प्रदेश में जो बुरे परिणाम देखने को मिले उसमें बहुत कुछ उनकी नीतियां जिम्मेदार, उसमें एक नीति उनकी अफसरशाही को जरूरत से ज्यादा सिर चढ़ाने की, लेकिन साथ साथ में उससे भी बड़ी जो उनकी घातक नीति साबित हुई, वो घातक नीति साबित ये हुई कि उनके शासन में पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग अपने को बेगाना महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ में योगी जी के रहते हुए सौतेलेपन का व्यवहार होता है, इसलिए बार बार ये जो है ये इसका औचित्य साबित हो जाता, इसका औचित्य अपने आप साबित होने लगता कि नहीं, उत्तर प्रदेश में स्थितियां तब संभलेंगी जब किसी पिछड़े वर्ग को का मुख्यमंत्री यहाँ बनाया जाए। तो ये अवसर ना आने पाए आप, तो इसलिए आप अपना इसके लिए जरूरी है कि आप अपना इंसाफ पसंद चेहरा बनाएं, और इंसाफ पसंद चेहरा बनाने के लिए जरूरत है कि आप दया की भावना से काम नहीं करें। वो लोग चिढ़ जाते हैं जो वंचित जातियों के लोग हैं, जब आप दिखाते वत्सल जब भावना दिखाते हैं, आपकी दया की पुट के साथ में आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि इससे हमें हमारी न्यायप्रिय चेहरा सामने आएगा। आप न तो राजा हैं और न इससे आप न्यायप्रिय चेहरा, उसके अंदर यह कि आप जो भी उसके साथ कर रही है उसके अधिकार के तहत आता है। सरसंघ प्रमुख ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो ये अन्याय उनके साथ में आपको ये एहसास होने की चाहिए, उसके साथ अन्याय हुआ और उस न्याय का परिमार्जन कर रहे, इसलिए जो कुछ भी आप दे रहे वो उनका अधिकार रहे, आप उन पर कृपा नहीं कर रहे। तो कृतार्थता के साथ अनुभव, कृतार्थता अनुभव नहीं कर सकते वो आपके प्रति बिल्कुल न्यौछावर हो जाए इस वजह से कि आप प्रभु ने ऊपर कृपा की, ये भावना नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये विश्वास आपके करने से जब आप वास्तविक रूप से ईमानदारी के साथ न्याय करेंगे तो वो उनको विश्वास होगा कि नहीं, योगी जी भले किसी जात से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, लेकिन उनके रहते हुए भी हमको मतलब न्याय मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने क्षत्रिय बिरादरी से आते हुए भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को और अर्जुन सिंह के प्रति जैसी उनकी भावना है, दिवंगत नेताओं के प्रति वैसी भावनाओं के अधिकारी वो भी बन सकते दलितों पिछड़ों के बीच में, अगर वो अनुप्रिया पटेल ने जो एक अलार्म बजाया है उस अलार्म को बजाते हुए गंभीरता से लेके और अब आने वाले फैसलों में इस बात को झलकाएं कि नहीं वो उनके महसूस करते हैं कि उनको अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए वो कटिबद्धता के साथ कार्य करने को अब तत्पर हो गए। ये आवाज दिलाएंगे तो उनकी फिर एक बार जिस लोकप्रियता में गिरावट आ रही वो थमेगी, बल्कि लोकप्रियता नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। तो हम विश्वास करते हैं कि वो उनको अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी चुभेगी नहीं, कोई ना कोई सबक का एहसास कराएगी। फिलहाल आपको आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय लिखें, और नए दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अगर उनको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, तो ताकि जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।